अच्छा सर, ये बताइएगा कि एक बार फिर मामला हमारे पड़ोस में एक नई जंग की शुरुआत ईरान में। बज़ाहिर ऐसे लगता है कि एक एफर्ट की गई बाय फोर्स रिजीम चेंज करने की, इसी पिछले साल मई जून में, जब ईरान और इसराइल की लड़ाई हुई और उसमें ईरान की मिलिट्री लीडरशिप को ख़त्म कर दिया गया। उससे पहले ईरान के सदर हेलीकॉप्टर के हादसे में जाँ बहक हो गए पुरस्कार तौर पर। फिर पासदारा ने इनकलाब की लीडरशिप को भी ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद जौहरी साइंसदान जो हैं, उनके जो ख़ास प्रोग्राम था जौहरी प्रोग्राम, उससे रिलेटेड लीडरशिप को भी ख़त्म कर दिया गया। लेकिन उस क्राइसिस से ईरान ने अपने आप को बचा लिया और जवाबी हमले किए। अब एक और एफर्ट की जा रही है रिजीम चेंज ऑपरेशन की, और वो है कि इंटरनली अनरेस्ट पैदा करके और अंदर से जो एक सिचुएशन है उससे फ़ायदा उठाया जाए। तो तकरीबन 2-3 दिन तो ऐसे गुजरे कि जिसमें हमारे जो शहंशाह ईरान के बेटे हैं रज़ा पहलवी, वो अपना 3 पीस सूट के साथ तैयार बैठे थे कि किसी वक्त भी फ्लाई किया जा सकता है और तेहरान उतरेंगे और उनको वेलकम किया जाएगा। प्रेसिडेंट ट्रंप की भी तैयारियां मुकम्मल थीं, उधर से नेतन्याहू की तैयारियां भी मुकम्मल थीं, और 2 रातें ऐसी थीं कि बस किसी भी लम्हे तेहरान हुकूमत का तख्ता उल्टा जा सकता है। लेकिन फिर उसके बाद सिचुएशन आहिस्ता आहिस्ता बदलती गई और अब मामलात थोड़े से ठंडे महसूस हो रहे हैं। इस पे सबसे पहले तो आप बताइएगा कि आपका इस पे क्या है, तज्जिया क्या है और खबरें क्या हैं? बहुत शुक्रिया। देखें, ईरान में आप पहले भी देख चुके हैं कि जब 7 अक्टूबर को पिछले साल हमास ने इज़राइल के ऊपर जो तूफ़ानी हमले शुरू किए थे, जिसका नाम ही तूफ़ान ऑपरेशन था। तो उसके बाद आपने देखा कि गज़ा में बड़े पैमाने पर जो कत्लो-गारत थी फ़लस्तीनियों की, वो जारी रही और अभी भी जारी है। और इस दौरान हमने देखा कि इज़राइल ने 7 ममालिक के ऊपर हमले किए और ईरान ने भी इज़राइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की। और फिर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो थे, वो माफ़ कीजिएगा, मैंने पिछले साल अक्टूबर से का ज़िक्र कर दिया। ये पिछले साल अक्टूबर, मेरे ख़्याल में 7 अक्टूबर को ये सारा कुछ हुआ था, या आई थिंक 2023 में हुआ था, जो हमास वाला मामला था। जी, जी, बिल्कुल, काफ़ी उससे टाइम। पहले। तो आप देखें कि बड़ी लड़ाई चलती रही मिडल ईस्ट में, सब कुछ हुआ और फिर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा B-52 बॉम्बर्स के ज़रिए से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को टारगेट भी किया। और फिर ईरान के जो हिज़्बुल्लाह के जो लीडर्स थे, बड़े की लीडर्स जो थे हिज़्बुल्लाह के, उनको तेहरान में टारगेट किया गया। और फिर ईरान को ये बात पता चली कि मोसाद के जो एजेंट थे, वो इंडियंस और जो ईरानी थे, उनकी शक्लों में सामने आए और उन्होंने बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन किया और वो पकड़े गए। और आपको ये पता है कि उनके जो आर्मी चीफ थे ईरान के, वो तक टारगेट कर दिए गए थे जी हाँ। और ड्रोन हमलों के ज़रिए से किए गए थे। अब देखें, लगता ये है कि अगर आप ईरान की उस वक़्त की जो सूरत-ए-हाल थी, उसको सामने रखें, तो ईरानी सदर भी जो थे, उनके ऊपर भी हमला किया गया था, वो ज़ख्मी भी हुए थे। और ये दावा किया गया था कि ईरान के न्यूक्लियर बम बनाने की जो सलाहियत है, उसको बहुत पीछे कर दिया गया और अब वो न्यूक्लियर बम नहीं बना सकते या न्यूक्लियर प्रोग्राम को जारी नहीं रख सकते। लेकिन ईरान ने ये कहा था कि 400 किलोग्राम का जो इनरिच्ड यूरेनियम है, वो उन्होंने महफूज़ कर लिया।
लेकिन अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को जो ब्रीफिंग्स दी गई वो इसी कॉन्टेक्स्ट में दी गई कि अब ईरान एटलीस्ट जौहरी प्रोग्राम को जारी नहीं रख सकता। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जब इतने बड़े पैमाने पे अमेरिका ने बमबारी कर ली ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को और उसकी हिजबुल्लाह हो या ईरान की जो मिलिट्री लीडरशिप है उनको टारगेट किया, सिविलियन लीडरशिप को टारगेट किया। तो असल तो टाइम वो था कि आवाम जो थी वो सड़कों पे निकल आती। तो सवाल ये खड़ा हो गया कि ये जो रेजिम चेंज ऑपरेशन का मामला जो है ये फार्मूला आया कहाँ से है? अब ये आप देखें कि ईरान का जो मामला है, मैं आज से कई साल पहले जब ईरान में गया था, तो उस वक़्त सोशल मीडिया, इंटरनेट ये एक्स या इस तरह की फ़ेसबुक की जो सहूलियात जो थी वो उस वक़्त नहीं थी। लेकिन जो नौजवान थे, मैंने तेहरान भी और दूसरे शहरों में भी विज़िट किया था, बाय रोड मैंने सफ़र किया था। तो लोग नौजवानों में एक फ्रस्ट्रेशन थी, वो ईरान-इराक जंग से तंग आ चुके थे और उसके इम्पैक्ट जो थे वो ईरान की मईशत पे बड़े आए थे। तो ईरान पर माशी पाबंदियाँ जो थी वो सालों-साल से चली आ रही हैं और ख़ास तौर पे इसका आगाज़ जो था जब वो खुमैनी वहाँ पे इनकलाब लेकर आए थे। जी तो हाँ। उसके बाद से ईरान के अंदर जो ईरान को मगरिबी दुनिया की सैंक्शंस का भी सामना करना पड़ा। अब ईरान का मामला जो है वो फ़लस्तीन के साथ जुड़ा हुआ है, ईरान का मामला जो है वो हिज़्बुल्लाह के साथ जुड़ा हुआ है। ईरान का मामला जो है वो मशरिक़ वुस्ता में जो जो वेस्टर्न एनालिस्ट थे या मीडिया जो था, उन्होंने अरब कंट्रीज़ को ये डराकर ये कहा कि ईरान शियाइज़्म जो है, उसको एक्सपोर्ट करना चाहता है और ये आपको जो है ना आप पे कब्ज़ा कर लेगा। इसी खौफ के साथ जो मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ थी, ख़ास तौर पे सऊदी अरब जी हाँ। और दीगर जो ममालिक थे, गल्फ़ जीसीसी के, उनकी एक ही पॉलिसी थी और एक मौके पर मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिकी टीवी चैनल को ये इंटरव्यू दिया था कि जो अयातुल्लाह ख़मेनाई जो हैं ईरान के, जी। उनको उन्होंने हिटलर से उनकी ताबीर कर दी थी और फिर उन्होंने कहा कि अगर ईरान न्यूक्लियर ताकत बनेगा तो फिर हम भी न्यूक्लियर ताकत बनेंगे। यानी न्यूक्लियर बम उनके पास होगा तो हम भी बनाएँगे। बिल्कुल। लेकिन आपने देखा कि ईरान के जो मामलात थे उसमें चीन ने बड़ा रोल प्ले किया और चीन और सऊदी अरब के को करीब लाने में चीन ने बीजिंग में पहले तो खुफिया सफारतकारी वो करते रहे और फिर उनके दरमियान मामलात ऐसे तेज़ी से बढ़े कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो थे ना वो बढ़ते चले गए और फिर सऊदी अरब ने अपना सफ़ीर वहाँ पे भी नामज़द किया और ईरान ने भी किया। क्योंकि तो ये एक बहुत बड़ी यमन में इनकी प्रॉक्सीज़ काम कर रही थीं। ईरान की भी काम कर रही थी और ईरान की प्रॉक्सी पे तो सऊदी अरब ने काफ़ी उस वक़्त भी कंसर्न शो किए थे क्योंकि लड़ाई वहीं से शुरू हुई थी। पाकिस्तान के साथ जी हाँ, इख्तिलाफ़ भी सऊदी अरब से उसी वक़्त शुरू हुआ, जनरल राहीद शाह हाँ। के ज़माने में। तो जी, जी। तो ये मैं जी, जी। आपको ये बता दूँ कि देखें जो सऊदी अरब की और मिडल ईस्ट की जो सिचुएशन है, उसमें जो इज़राइल की प्रॉक्सीज़ हैं, वो आपको सोमालीलैंड या वो जो यमन में बागी ग्रुप हैं उनके दरमियान या लीबिया है वहाँ पर या सूडान है वहाँ पर, वो एक अलग मौज़ू है। क्योंकि जो बड़ा इश्यू था वो ईरान और सऊदी अरब का था। सऊदी अरब का तो था, ये जी। जो तो ये मामला तो सेटल डाउन हो गए और आपने देखा तो इस दौरान पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहिदा भी हो गया और बिल्कुल। अभी कतर, सऊदी अरब और समेत दीगर ममालिक ने वाज़ेह तौर पर अमेरिका को कह दिया कि आप हमारी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करके ईरान पे हमला नहीं कर सकते। तुर्की भी उन्होंने एक शामिल है उसमें। स्टैंड ले लिया, उसमें तुर्की भी शामिल है। इस वक़्त इत्तलात ये हैं कि जो
रॉयटर्स है उसने खबर दी है कि अगले 24 घंटों के अंदर ईरान के ऊपर मिलिट्री एक्शन जो है अमेरिका की तरफ से शुरू होने का इम्कान है। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था आपसे कि रेजिम चेंज की। हाँ जी। देखें, ईरान के अंदर जो अवाम है, नौजवान है, वो आज का नौजवान वो है जिसको आप जेन ज़े कह लें, उसके बाद आप उसको अल्फा कह लें, जो भी कह लें, कहना चाहते हैं कहें, लेकिन वो सोशल मीडिया के साथ अटैच हो गया। जी हाँ। अब ईरान भी या वहाँ की जो थियोक्रेसी है या वहाँ पे जो एक क्लर्जी का जो कंट्रोल है, उनके लिए भी सूरत हाल को संभालना मुश्किल हो गया था। इसीलिए बतदरीज उन्होंने मॉडरेट जो लोग थे, उनको वो लेकर आए और वो सदारत के मनसब पर फाइज हुए। ये आज से नहीं है, ये पिछले 20 साल का एक प्रोसेस है, जिसमें इस वक़्त के मौजूदा सदर जो हैं, वो भी शामिल हैं, मसूद पेज़ेश्कियान जो हैं, वो जी। भी एक अवाम के वोटों से इलेक्ट होकर आए हैं। अब ये आइडिया किसने दिया कि जी वहाँ पे जब कत्लो-गारत होगी और तो अवाम सड़कों पे निकल आएगी और इस तरह से होगा। देखें, सबसे ज़्यादा ईरानी अवाम का अगर नुकसान किया है, तो वो अमरीकी पाबंदियों ने किया है, क्योंकि बिल्कुल। उनका स्टे ही खत्म कर दिया वहाँ पर। अब जब उनका स्टे खत्म हो गया और वो मैं आपको बता दूं कि सीआईए, मोसाद और इंडियंस, इनकी प्रॉक्सीज ने ईरान के अंदर बड़ा काम किया और ये खुद भी वो करते रहे फंडिंग के लिहाज से। ये बात मैं आपके प्रोग्राम में भी शायद कह चुका हूँ या किसी और के प्रोग्राम में भी मैं कह चुका हूँ कि जिस मुल्क में गुर्बत और बेरोजगारी होगी, ये गुर्बत और बेरोजगारी उस मुल्क की सबसे बड़ा नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, क्योंकि फिर मोसाद और सीआईए जैसी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो अपने मकासद के लिए उन लोगों को इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह अभी 28 दिसंबर से लेकर अब तक जो ईरान के अंदर कत्लो गारत हो गई है, लोग, मासूम लोग मारे गए हैं, उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग भी हैं, आम शहरी भी हैं। तो ये एक मिसकैलकुलेटेड मूव थी, क्योंकि ईरान में अब एक नया इनकलाब जो था ना, वो नहीं आ सकता था। मैंने ये बात 99 में अपने टर्किश न्यूज़पेपर में मैं उस वक़्त था, तो मैंने उस वक़्त जी, ये आपने एक अपना कॉलम भी लिखा अपनी था। रिपोर्ट, जी, जी। उसमें मैंने ये बात मेंशन की थी कि अब ईरान में एवोल्यूशनरी चेंज आएगी, रेवोल्यूशनरी चेंज नहीं आएगी। अब आपने ईरान को रीजनल कंट्रीज़ यानी कि जो उसके पड़ोसी ममालिक हैं, वो उनसे भी कट ऑफ हो गया और फिर ईरान के ऊपर जो तीसरा मुल्क है ऑयल प्रोड्यूसिंग, लेकिन वहाँ फाके चल रहे हैं। हाँ इराक जी। पेट्रो डॉलर रिच, लीबिया पेट्रो डॉलर, सीरिया पेट्रो डॉलर, जो इस्लामी मुल्क जहां पे कुदरती वसाइल की दौलत थी, वेस्टर्न कंट्रीज ने अमेरिका की सरबराही में उनको न्यूट्रलाइज किया, ताकि इसराइल का, ग्रेटर इसराइल का रास्ता जो है वो खोल सके बिल्कुल। और ये जो कुदरती वसाइल हैं, ऑयल और गैस, इसके ऊपर हम कब्जा कर सके। और आपने देख लिया कि वेनेजुएला में जो कुछ हुआ है, वहां से उन्होंने लीडर को ही उठा लिया, उनके सदर को ही उठा कर ले गए। तो जो ले लेकिन गया। क्या, हाँ, तो अब सवाल ये पैदा हो गया है कि वहां पे तो अवाम, वहां पे अवाम सड़कों पे निकली है, लेकिन वो अपने जिस सदर को वो लेके गए उसके हक में निकली है, उसके खिलाफ नहीं निकली है। तो आप बिल्कुल। ईरान और वेनेजुएला की सूरत हाल को कंपैरिजन करें तो दोनों चीजें मुख्तलिफ हैं। अब इसराइल को सिक्योरिटी देने की बजाय अमेरिका ने और इसराइल ने, दोनों ने मिलकर एक दूसरे को जो है वो खतरे में डाल दिया है। वजह, अभी जो अमेरिका ने 75 या 77 ममालिक के वीजे बंद कर दिए हैं, जी उनका हाँ। वीजा देने का ऐलान, ना देने का ऐलान कर दिया है। जी हाँ। अमेरिका के 800 अड्डे हैं दुनिया भर में, उसमें 80 पाकिस्तान ममालिक भी में, शामिल है। और उसमें वही मुबैना तौर पे पाकिस्तान भी शामिल है, कि वो। क्योंकि इमरान खान से जब ये बात कही गई थी, तो जी। इमरान खान ने तो एब्सोल्युटली नॉट कह दिया था। जी हाँ। अब आपने जो
रेजिम चेंज के ऑपरेशन के बारे से हम बात कर रहे थे। हाँ जी, तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो रेजिम चेंज ऑपरेशन का मामला है, इसके ऊपर चीन, रूस, मिडल ईस्ट ममालिक बरमला सामने आ गए। अभी हाँ जी, कुछ देर पहले जो था वो कतर के जो अमीर हैं उनका भी टेलीफ़ोन आया जी, और जो पाकिस्तान के फ़ॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म हैं, उनसे उन्होंने बातचीत की है। और हुँ, ऑब्वियसली ये उसमें ना ईरान का बराह रास्त ज़िक्र है प्रेस रिलीज़ में और ना जी, लेकिन खित्ते की सूरत-ए-हाल और उसके ऊपर बातचीत होती है। मुझे लगता ये है हाँ जी, कि ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने कतरी हम मनसब से बात की है और कतर से कोई पैगाम पाकिस्तान को मौसूल हुआ है। वजह? हुँ। वजह ये है कि अभी तक पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत जो है वो ख़ामोश है ईरान के मामले पे अच्छा, इस कि चीज़ को हम ज़रा आपने थोड़ा-सा फ़खर भाई इसको थोड़ा-सा खोलते हैं गुफ्तगू को। जी, मामला ये है कि ईरान पे हमला होने की सूरत में या हमला करने की सूरत में पहली बात ये है कि वो फ़िज़ाई हदूद कौन-कौन सी इस्तेमाल होगी, नंबर 1 उसमें तुर्की है, उसमें कतर है, उसमें आपका सऊदी अरब है, उसमें पाकिस्तान है, ये हो सकते हैं। कौन-सी सरज़मीन इस्तेमाल होगी, नंबर 1 और हमें मालूम है कि तुर्की, कतर और सऊदीया ये इनकार कर चुके हैं कि ये हमारी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं होगी ईरान पर हमले के लिए। उसके बाद बच जाता है पाकिस्तान और फिर साथ ही खबर आती है एक अफ़गानिस्तान की बगराम एयरबेस की। ये 2 चीज़ें आपने बतानी हैं, आपका क्या इस पे है तज्ज़िया और ख़बर। दूसरा, इसके साथ ही हम मिला लेते हैं कि गज़ा में फ़ौज भेजनी थी हमने और मुआहदे पे दस्तखत भी कर दिए और उस जो अमन फ़ोर्स है, स्टेबलाइज़ेशन फ़ोर्स, उसका मकसद ये था कि वहाँ के जो हमास और हिज़्बुल्लाह जो मिलिटेंसी है, मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, अस्करी ग्रुप्स या फ़लस्तीन की आप कह लें गैर रस्मी फ़ौज, उसको अनआर्म्ड करना था और इसराइल की सिक्योरिटी को यकीनी बनाना था। थोड़ा-सा पीछे चले जाएँ जब यूएन जनरल असेंबली का इजलास चल रहा था, तो 5-6 ममालिक के सरबराहान मिले थे सदर ट्रंप से। इंडोनेशिया के सदर ने स्पीच की थी कि हमें इसराइल की सिक्योरिटी का सोचना चाहिए क्योंकि उसकी सिक्योरिटी होगी तो फ़लस्तीन और गज़ा के लोगों की होगी। इस तनाज़ुर में अब आ जाएँ कि पाकिस्तान से क्या डिमांड की जा रही होगी और ये जो कतर का फ़ोन और तुर्की, सऊदी अरब और कतर, ये अब एक पेज पे हैं आई थिंक और दूसरी जानिब आ जाता है यूएई। यूएई और इसराइल, ये एक पेज पे हैं और यूएई बैकडोर चैनल पे इसराइल के साथ अगर कोई विंडो ओपन है हमारा, वो मिस्र के ज़रिए है, उर्दन के ज़रिए है और यूएई के ज़रिए है या फिर एक आ जाता है अज़रबैजान। इस सारी सूरत-ए-हाल में ज़रा बताइएगा कि क्या मंज़रनामा बनता जा रहा है और पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? क्योंकि अब जो हुआ है ये मामला, ईरान इस वक़्त सपोर्ट कर रहा है हिज़्बुल्लाह को और हमास को। उसको अनआर्म नहीं किया जा सकता जब तक कि इस तरीके से या तो बराह रास्त फ़ौज जाए या फिर ईरान को काबू किया जाए। अच्छा देखिए मैं जो है ना आपको एक बात बताऊँ कि देखें ये ज अभी जब हमने ये गुफ्तगू शुरू की तो उससे पहले मैं देख रहा था कि जो स्टीव विटकॉफ हैं हाँ जी। अमेरिका के मिडल ईस्ट के खुसूसी एलची, हाँ जी। उनका बयान आया कि जी वो गज़ा के हवाले से नए अमन प्लान का आगाज़ करने जा रहे हैं। एकदम ठीक। ये बात आ गई है अभी। अभी एक तरफ यानी कि ईरान पे हमले की बात हो रही है हुँ। और बरतानिया की तरफ से खबर आई कि जी अभी हमला ना करें हुँ। क्योंकि वहाँ पे अवामी बगावत जो थी वो नाकाम हो गई है। जी। अब बात ये है कि मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि सिंसेरिटी जो है ना वो लैक है क्योंकि यहाँ पे
ईरान में जमहूरियत ना का कोई मामला नहीं है कि उनको सिर्फ ये है कि वहाँ पे हम अपनी मर्जी की टाउट हुकूमत, पपेट हुकूमत जो है ना वो ले आए। अब ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि मैंने आपसे ये कहा कि सालों साल की जो पाबंदियां हैं उससे ईरानी अवाम जो है वो इतनी तंग आ चुकी है, बावजूद इसके कि उनके पास पेट्रोल है, सब कुछ है। तो एक आज़ाद फिज़ा में सांस लेना जो है वो ऑब्वियसली है। अब आप देखें कि ये एक अजीब किस्म का तज़ाद है कि पाकिस्तान में 8 फरवरी के इलेक्शन के मैंडेट पर, अवामी मैंडेट पर डाका पड़ता है जी। और उसकी सारी चीख-चीख के पाकिस्तानी अवाम जो है वो बताती है अमरीकी इंतज़ामिया को कि पाकिस्तान में जमहूरियत के ऊपर जो है ना शब-ए-खून मारा गया है, तो आप इसके ऊपर वो करें। लेकिन जो ईरान में इलेक्शन हुए, उसको सबने तस्लीम किया। ईरानी सदर का जो इलेक्शन था, उसके ऊपर कोई रिगिंग की कंट्रोवर्सी नहीं थी। और उसके हवाले से कोई रिपोर्ट्स इस तरह की नहीं आई, वरना देखें ना, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हमास का मामला कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है कि आप जो फ़लस्तीन का मामला है उसको हल करें। फ़लस्तीन का मामला हल करने के लिए आप ईरान के ऊपर चढ़ाई करेंगे तो मामला और ख़राब हो रहा है, क्योंकि फ़लस्तीन का मामला हल होगा तो ईरान के पास हमास जैसी तंजीम के लिए कोई जस्टिफिकेशन नहीं रहेगी। लेकिन आप हमास तो एक नाम है ना जी, वहाँ अल-फतह ग्रुप भी है, वहाँ पे और दीगर ग्रुप भी, हिज़्बुल्लाह भी है। तो जहाँ-जहाँ मुख्तलिफ खित्ते के में इस तरह के मामलात हैं, वहाँ पे ग्रुप्स भी मुख्तलिफ हैं। अफ़गानिस्तान देख लें। अब अफ़गानिस्तान में 20 साल अमेरिकन्स जो थे वो लड़ते रहे, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए और जिनकी हुकूमत गिराई थी उन्हीं को हुकूमत सौंप के वो 20 साल के बाद वापस चले गए और हम फार्मूला लेकर आए कि वहाँ पे अब रेजिम चेंज होनी चाहिए। देखें, अब ईरान की आबादी 80 मिलियन, 90 मिलियन आबादी है वहाँ की और इतना बड़ा मुल्क है वो। और उसके बाद ईरानियंस जो हैं वो आपको याद होगा पर्शियन एम्पायर से जाने पहचाने जाते हैं। ये वो पर्शियन एम्पायर है जो कि एक ज़माने में आधी दुनिया के ऊपर वो रूल करते थे, उनका इक़्तिदार था। तो आप ईरान को जिस तरह से ये देख रहे हैं कि जी हम वहाँ पे बमबारी करेंगे और लोग सड़कों पे आकर वो कर लेंगे, नहीं, 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 नहीं। देखिए वहाँ पे जो वॉलंटियर फ़ोर्स है, जिसको बसीजी कहते हैं, वो नौजवानों की फ़ोर्स है, मैंने देखी है वो। वो उनके पास यानी उनका गली-गली में उनका निज़ाम है, ठीक है ना? तो ये बिल्कुल फ़ॉर्मूला बिल्कुल गलत है, ये जिसने भी मशवरा दिया ये सही नहीं है कि रेजिम चेंज ऑपरेशन की तरफ जाया जाए। तो अब आप देखें चाहे रेजिम चेंज का मामला अफ़गानिस्तान का था या ईरान का है, दोनों जगह पर ये मुमकिन नहीं है। और पाकिस्तान में आपने देखा है कि रेजिम चेंज हुई और बड़े जो थे ना आसान तरीके से होगी, लेकिन पाकिस्तानी अवाम ने उसको मुस्तरद कर दिया। जी हाँ। तो ये अमेरिका यानी इज़राइल अपने मुफादात के लिए अमेरिकियों की जान खतरे में डाल रहा है और अमेरिका इज़राइल के मुफादात के लिए अरबों की जान खतरे में डाल रहा है। इसीलिए अरबों ने कहा कि हमारी जो माशी तरक्की हो रही है, हम पे अगर ईरान के मिसाइल आएँगे और ईरान ने सबको वाज़ेह कह दिया कि